अच्छा, एक बार आंकड़े फिर से हम बता दें। इस वक्त जो रुझान दिख रहे हैं वो बीजेपी के पास 50 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है और कांग्रेस के पास 38 है। चरण सिंह सापरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक बार चरण जी का रिएक्शन लें। चरण जी, ये अचानक से हमने तब्दीली पिछले आधे घंटे में देखी है, इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। तकरीबन 1 घंटा और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से रुझान आते हैं, क्योंकि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो करीबन 4% वोट जो है हरियाणा में वो कांग्रेस को ज़्यादा मिल रहा है। और सीट जो आपके आंकड़े बता रहे हैं 11 या 12 सीटें हमारी कम दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैच नहीं होता है, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद हम उत्तर दे सकते हैं। ये ज़मीनी स्थिति नहीं थी। मैं भी हरियाणा में गया था और हरियाणा के अंदर जिस तरह से किसान जो एक तरफा कांग्रेस को मदद करने के लिए तैयार थे, जवान एक तरफा मदद करने के लिए तैयार थे, पहलवान मदद कर रहे थे, उससे लगता नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट होंगे। ठीक है, रुझान है, अब ठीक है, आप करें थोड़ा इंतजार करना होगा, चर्चा करनी है। ठीक है साहब साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आप करेंगे थोड़ा इंतजार करते हैं। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र सर, ये जो कांग्रेस की टैली है, क्या इसमें संगठन और खासकर इंडिया गठबंधन के बीच में सामंजस्य की कमी, क्या ये भी कोई फैक्टर आपको नजर आता है? आम आदमी पार्टी के साथ सहमति ना बन पाना, क्या उसका कुछ असर? कुमारी शैलजा की नाराजगी, अलग अलग खेमेबंदी संगठन की, क्या उसकी कोई दिक्कत? क्या ऐसा लगता है आपको या सब कुछ क्लियर था? देखिए, अगर यही रुझान आता है तो जाहिर है हर चीज़ पर सवाल उठेंगे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मुझे नहीं पता उनके कितने वोट फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मेरी अपनी समझ थी कि आम आदमी पार्टी को कहीं भी बतौर पार्टी 5% से ज़्यादा, 5000 वोट भी नहीं था, परसेंट तो ज़्यादा बड़ी बात होगी। और इसलिए कांग्रेस ने जब उनके साथ समझौता नहीं किया तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं लगी, क्योंकि कांग्रेस की आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ा सकती है। सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। मनोज सर बता रहे हैं 1.7% वोट है आम आदमी पार्टी का अभी तक। आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, 1.7% वोट है, बहुत अच्छी सूचना आपने दी। और इसमें से अधिकांश वोट होगा उन कैंडिडेट्स का जो लगभग निर्दलीय है, क्योंकि आखिर में कई निर्दलीय लोगों ने आम आदमी पार्टी का टिकट पकड़ लिया। बतौर पार्टी उनके पास ऐसा वोट नहीं था जो कि वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र कर सके। इसलिए जब कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया तो मुझे उसमें कोई खास अटपटी बात नहीं लगी। ये राजस्थान जैसी बात नहीं थी जहां कांग्रेस ने अपने 2-3 पार्टियों के साथ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इनके साथ अलायंस नहीं किया, जिसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। वैसी स्थिति हरियाणा में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। शैलजा जी का जो असंतोष था, असंतोष जाहिर है, उन्होंने उसको एक तरह से एक्सप्रेस भी किया, लेकिन क्या उनका असंतोष पूरे हरियाणा के दलित समाज तक पहुंचा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, अगर उनके समर्थक कुछ व्यक्तियों ने निचले स्तर पे, स्थानीय स्तर पे चुपचाप से पार्टी के खिलाफ काम किया हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, 2019 में 32 सीटें ऐसी थी हरियाणा की जहां पर जीत का मार्जिन 10,000 वोटों से कम था। क्या आपको लगता है कि जो छोटी छोटी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या अलायंस हैं, उन्होंने भी यहां पर अगर डेंट पहुंचाया होगा तो कांग्रेस को ही पहुंचाया होगा, या ऐसा नहीं है? अभी तक तो छोटी पार्टियों के कुछ ज़्यादा परफॉर्म करने की खबर नहीं है। छोटी पार्टियां हरियाणा में कौन कौन सी हैं? जेजेपी है। जेजेपी तो लगभग ध्वस्त हो गई है। मैं समझता हूँ उसका भी वोट शेयर हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर स्थिति है जेजेपी की तो इस वक्त। बच गई इनेलो और बसपा। इनेलो और बसपा का एक आधार रहा है, लेकिन क्या इनेलो और इसमें से ज़रूर है जेजेपी का जो वोट घटा होगा उसका एक हिस्सा इनेलो के पास गया होगा, लेकिन क्या इसका डायरेक्ट असर, हाँ, अगर इनेलो का और बीएसपी का वोट बढ़ता है, क्योंकि बीएसपी का वोट एक तरह से दलित वोटर में सेंध मारता है, इनेलो का वोट जाट वोट में जाता है,
तो ये दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर उनके वोट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ हो। अभी तक सीटों में तो उनकी बहुत बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती है, वोटों में अगर इजाफा हो तो हमें देखना होगा। वोट अगर ये 4 मोटे तौर पर राजनीतिक दलों के अगर जुटाऊं सर, जो मनोज सर ने आंकड़ा बताया है, तो मनोज सर आम आदमी पार्टी को 1.7%, हाँ जी, और बीएसपी को 1.8%, लेकिन ये अदर्स कौन है जिनको 11.36% वोट मिले हैं, और आईएनएलडी को 4.7%, और जेजेपी को 1% से कम वोट है, 0.84%। यानी आम आदमी पार्टी से भी नहीं। लगभग 20% के आसपास वोट है योगेंद्र सर ये तमाम राजनीतिक दल जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस में है। देखिए, वो हरियाणा के हिसाब से कम है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव देखें 2019 में, तो 2019 में इन अन्य पार्टियों को, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, उनको कोई 35% वोट आया था, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफ़ी छितराया हुआ रहता है। तो अगर 35 के बजाय लगभग 20 पे आ गए हैं, तो हरियाणा के हिसाब से तो कहा जाएगा कि ये कंसोलिडेशन हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। इसलिए अभी तक, और ये जो बाकी 11% देख रहे हैं, उसमें काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार होंगे। दोनों पार्टियों के महत्वपूर्ण रेबेल थे जो कि खड़े हुए, और उन रेबेल कैंडिडेट्स को कुछ वोट आया होगा। इसमें कोई खास हैरानी की बात नहीं है हरियाणा में। जो हैरानी की बात अभी तक है वो यही है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, जो अब तमाम चैनल्स पे दिखाई दे रहा है, पहले कुछ चैनल की अलग अलग रिपोर्टिंग थी, अब सब पे मैं देख रहा हूँ, वो काफ़ी अभी पता नहीं कि वोट शेयर में क्या डिफरेंस हमारे को दिखाई दे रहा है। वोट शेयर का अगर पोस्टल बैलेट से हम आगे निकल गए हैं, जो अब तक निकल ही जाना कुछ चाहिए, अपडेट है वोट शेयर का? 10:15 बजे तक पोस्टल बैलेट होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ योगेंद्र जी, वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% से कम होके 2% के करीब हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस अभी भी आगे है, लेकिन ये डिफरेंस कम हो चुका है। जी जी। और अब तक कांग्रेस अगर 1-1.5% आगे रहती है, तब कांग्रेस और बीजेपी का सीट लगभग बराबर आएगा। हरियाणा का कुछ इक्वेशन इस तरह का है कि 1-1.5% आगे रह के भी दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन 1.5-2% आगे होके कांग्रेस 8-10 सीट पीछे रहे, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। फिलहाल 16 है ये पीछे का जो आंकड़ा है, 16 का ध्यान से हमें देखना समझना होगा, उसके बाद ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। एक चीज है योगेंद्र जी, मैं इनके सिंह बोल रहा हूँ, 16 सीट पीछे चल रही है जी, 50 और 34। तो अगर 16 सीट पीछे है, जो कि एकदम रिवर्स है हम लोग का जो परसेप्शन था हरियाणा में, तमाम आपने घूमा, तमाम हमारे दोस्तों ने भी घूमा, मैं भी एक दिन गया था, ये परसेप्शन ये क्या लग रहा है कि कोई बड़ा हम लोग को अपने असेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा, उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा, या जो हम मासेस में जाते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो हम कंडक्ट अपने को करते हैं इससे वो अपनी बातें बताता नहीं है? क्योंकि अब ये लग रहा है, आज देखिए इस समय वक्त क्या हो रहा है और कितने देर हो चुके हैं चुनाव के, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये रिजल्ट आता है तो क्या हम लोग को, ये छोड़ दीजिए सेफोलॉजिकल एनालिसिस, परसेंटेज एनालिसिस, वो सब छोड़ भी दें, तो क्या ये लगता नहीं है कि अगर ये रिजल्ट आता है तो हम लोग का अपना जो असेसमेंट का तरीका है उसे भी रिव्यू करने की जरूरत है, और आपको या हमें ज्यादा जरूरत है जो 45 साल से इस प्रोफेशन में है? बिल्कुल एनके सिंह साहब, अगर ऐसा है तो हमारी सोच में, हमारी समझ में और हमारे देखने के तरीके में गलती है, और उसकी वजह यही हो सकती है कि कुछ लोग हैं जो कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है, बोलने में उसको एक बात बताते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में कुछ और है, अंदर से कुछ डर है, अंदर से कुछ संकोच है, और जिसका आपको, हमें बाहर से जाने वाले लोगों को पता नहीं लगता। ये तो हमेशा होता है कि जो समाज थोड़ा ज़्यादा आर्टिकुलेट होता है, गांव में जो खाट लगा के बैठा है, 5 लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा ऊंचा बोलता है, और गांव का साधारण व्यक्ति उनसे थोड़ा दूर रहता है, चुपचाप से अपना वोट डाल के आता है। ये सब बातें हैं, लेकिन आप और मुझ जैसे लोग इस चीज़ों का तो ध्यान रखते ही हैं कि भैया ज़्यादा उनकी बात ना सुनी जाए, चुपचाप से कोई जो औरत बैठी हुई है उसके पास बैठ के सुनी जाए, जो बहुत गरीब व्यक्ति है उसकी बात सुनी जाए। कम से कम अपने घूमने में हम लोगों ने इसका तो बहुत ध्यान रखा।
तो इसलिए मैं काफ़ी हैरान हूँ, अगर बीजेपी इतना आगे जाती है, जो ट्रेंड दिख रहा है, तो ये मेरे विचार से हैरान करने वाला ट्रेंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।